नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जयराम जी की। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12वीं एनसीईआरटी के अध्याय 14 विभाजन को समझना। हम राजनीति और उन राजनीतिक घटनाओं की स्मृतियों और अनुभव को जानने का प्रयास करेंगे जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमें देखने को मिले। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से विभाजन की मार झेलते हुए लोगों को पलायन करना पड़ा। उनकी वजह से लाखों लोगों के घर उजड़ गए और विभाजन के चलते ही हजारों सैकड़ों की संख्या में लोगों की जान गई। उनके साथ बर्बरता की गई। महिलाओं के साथ ज्यादती, दुष्कर्म जैसी घटनाएं देखने को मिली। बच्चे, बूढ़े भूख के कारण मरे और पुरुषों को हत्या का शिकार होना पड़ा। यहाँ हम जानते हैं कि 1947 की अवधि और इस अवधि के दौरान क्या क्या घटनाएं घटित हुई, इस अवधि का हमें इस अध्याय में अध्ययन करना है। बंटवारों के कुछ अनुभव की बात करें तो यहाँ हम 3 घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं जिनका बयान उस दुखद दिनों से गुजरे लोगों ने 1993 में एक शोधकर्ता के आगे किया था। बयान करने वाले पाकिस्तानी थे और शोधकर्ता भारतीय। शोधकर्ता का उद्देश्य यह समझना था कि जो लोग पीढ़ियों से कमोबेश मेल मिलाप से रहते आए थे, उन्होंने 1947 में एक दूसरे पर इतना ज़बरदस्त कहर कैसे ढाया। तो आइए, यहाँ पर से भले ही कोई फैक्ट न मिले, लेकिन हम यहाँ पर से चीज़ें समझ जाएंगे और उस समय किस तरह से लोगों के ऊपर समस्याएं आई थी, उनके विषय में भी हम बहुत कुछ जान पाएंगे। शोधकर्ताओं की रिपोर्ट इस प्रकार है। मैं 1992 की सर्दियों क्या हो गया भाई मैं 1992 की सर्दियों में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के इतिहास विभाग के पुस्तकालय में जाया करता था। वहाँ अब्दुल लतीफ़ नामक एक धर्मनिष्ठ अधेड़ सज्जन मेरी बहुत मदद किया करते थे। जितना उनके लिए करना ज़रूरी था, उससे भी आगे जाकर वे मुझे आवश्यक सामग्री मुहैया करा देते थे और मेरी अनुभव हुई फ़ोटोकॉपियाँ अगली सुबह मेरे पहुँचने से पहले ही बड़े कायदे से तैयार रखते थे। मेरे काम के प्रति उनका यह रवैया मुझे इतना अनोखा लगता था कि एक दिन मैं अपने को रोक नहीं पाया और पूछ ही बैठा कि लतीफ़ साहब, आप ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़कर मेरी इतनी मदद क्यों करते हैं। अपनी घड़ी पर नज़र डालकर उन्होंने लपक कर अपनी नमाज की टोपी उठाई और कहा, अभी तो मुझे तुरंत नमाज के लिए जाना है, पर लौटकर आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। आधे घंटे बाद अपने दफ्तर में लौटते ही उन्होंने बात आगे बढ़ाई। हाँ, आपका सवाल। मेरा मतलब है, मेरे वालिद जम्मू से थे। जम्मू ज़िले के एक छोटे से गांव के बासिंदे। इस गांव में हिंदुओं का दबदबा था और अगस्त 1947 में इलाके के हिंदू गुंडों ने गांव की तमाम मुसलमान आबादी को मार डाला। एक रोज़ तीसरे पहर जब हिंदुओं की भीड़ का पागलपन अपनी हदें पार कर रहा था, तो मेरे अब्बा को पता चला कि गांव में शायद वे ही एकमात्र मुस्लिम नौजवान हैं जो जिंदा बचे हैं। अपने पूरे खानदान को पहले ही इस कत्लेआम में वे खो चुके थे और अब भागने के रास्ते ढूंढ रहे थे। उन्हें एक दयालु बुजुर्ग हिंदू पड़ोसन का ख्याल आया। उन्होंने उनसे अपने घर में पनाह देने की प्रार्थना की। वे अब्बा की मदद करने को तो राजी हुई, मगर बोली, बेटा, अगर तुम यहाँ छिपते हो तो वे लोग हम दोनों को ही धर लेंगे। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम मेरे पीछे पीछे वहाँ चलो जहाँ इन लोगों ने मुर्दे के ढेर लगा रखे हैं। तुम वहाँ मुर्दे जैसा बनकर लेट जाना और मैं तुम पर कुछ लाशें डाल दूंगी। बेटा, सारी रात मुर्दों के बीच ऐसे ही लेटे रहना और सुबह पाँव फटते ही जी जान से सियालकोट की तरफ दौड़ जाना। मेरे अब्बा यह सुझाव मान गए। फिर दोनों वहाँ गए जहाँ लाश पड़ी थी। अब्बा चुपचाप जमीन पर लेट गए और बूढ़ी माई ने उन पर कई लाशें डाल दी। कोई घंटा भर बाद हथियारबंद हिंदू दंगाइयों का एक जत्था वहाँ आतंका। उसमें से एक चिल्लाया, किसी में कुछ जान बची है, और दूसरे लोग अपनी अनगढ़ लाठियों और बंदूक से उस ढेर में जिंदगी के आसार तलाशने लगे। कोई चिल्लाया, अरे, उस लाश की कलाई पर घड़ी है। उसने राइफल का कुंदा जोर से अब्बा की उंगलियों पर दे मारा। अब्बा जी ने बताया,
अब्बा जी बताया करते थे कि घड़ी वाली कलाई की फैली हथेली को बिल्कुल बिना हिलाए रखना उनके लिए कितना मुश्किल था। किसी तरह कुछ सेकंड तक वे ऐसा करने में कामयाब रहे। तभी दंगाइयों में से कोई बोला, अरे एक घड़ी ही तो है, चलो चलो यहाँ से, अंधेरा होने लगा है। अब्बा जी की तकदीर थी कि वे लोग चले गए और मेरे अब्बा पूरी रात उस मरघट के माहौल में लेटे रहे। सुबह की उजास होते ही वे सचमुच जान लेकर ही भागे। सियालकोट पहुँचने तक वे रुके ही नहीं। मैं अपनी मदद आपकी मदद इसलिए करता हूँ कि एक हिंदू माई ने मेरे अब्बा की मदद की थी। मैं तो सिर्फ अपने अब्बा पर चढ़ा हुआ कर्ज उतार रहा हूँ। मैंने कहा, अगर मैं हिंदू नहीं, सिख खानदान से या हद से हद एक मिले जुले हिंदू सिख खानदान से हूँ। मैं ठीक ठाक नहीं जानता कि आपका मज़हब क्या है। आप केस भी नहीं रखते और मुसलमान भी नहीं हैं, तो मेरे लिए तो आप हिंदू ही हैं। और मैं जो थोड़ा बहुत आपके लिए करता हूँ वह इसलिए कि एक हिंदू माई ने मेरे अब्बा को बचाया था। इस तरह से ये बातें एक मुस्लिम व्यक्ति ने यहाँ पर शोधकर्ता से कही थी। उसके बाद हम दूसरे स्रोत पर जाते हैं। शोधकर्ता का दूसरा किस्सा लाहौर के यूथ हॉस्टल के मैनेजर के बारे में है। मैं जगह की तलाश में हॉस्टल गया था। वहाँ मैंने तुरंत अपनी नागरिकता की घोषणा कर दी थी। मैनेजर ने कहा, आप हिंदुस्तानी हैं, इसलिए आपको मैं कमरा तो दे नहीं सकता, मगर आपको चाय पिला सकता हूँ और एक किस्सा सुना सकता हूँ। इतने ललचाने वाले प्रस्ताव पर मैं नहीं कैसे कह सकता था। मैनेजर ने शुरू किया। 50 के दशक के शुरुआती हिस्से में मेरी पोस्टिंग दिल्ली में हुई थी। मैं ध्यान से सुन रहा था। मैं वहाँ पाकिस्तानी दूतावास में क्लर्क था। ये बात कौन कह रहा है? ये बात वह हॉस्टल का मैनेजर कह रहा है। मेरी एक लाहौरी दोस्त ने मुझे एक रुक्का यानी कि छोटी सी चिट्ठी दिया जो कभी उसके पड़ोस में रह रहे एक व्यक्ति को देना था। वह व्यक्ति आजकल दिल्ली के पहाड़गंज में रहता है। एक दिन मैं अपनी साइकिल लेकर पहाड़गंज को चल पड़ा। जैसे ही मैंने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के पास वाले एक कैथेड्रल यानी कि एक बड़े चर्च को पार किया, मुझे एक सिख साइकिल पर जाता दिखाई दिया। उसे रोककर मैंने पंजाबी में पूछा, सरदार जी पहाड़गंज का रास्ता किधर है? उन्होंने पूछा, तुम शरणार्थी हो? मैंने कहा, नहीं, मैं लाहौर से आया हूँ, मैं इकबाल अहमद हूँ। इकबाल अहमद लाहौर से? रुको रुको। वह रुको की आवाज़ मुझे बेहरम हुक्म जैसे सुनाई दी और मैंने सोचा कि अब तो मैं गया। यह सिख मुझे ख़त्म ही कर देगा। पर कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं रुक गया। वहाँ भारी भरकम सिख दौड़ता आया और उसने मुझे कसकर खींच लिया। भीगी आंखों से उसने कहा, बरसों हो गए मैं किसी पंजाबी मुसलमान से नहीं मिला। मैं मिलने को तरस गया था, पर यहाँ पंजाबी बोलने वाले मुसलमान मिलते ही नहीं। यानी कि इस विविधता में यानी कि इस बंटवारे में भी लोग अपनी मानवीयता को नहीं भूल रहे थे। अगला जो तीसरा आता है स्रोत, वहाँ पर शोधकर्ता की तीसरी घटना इस प्रकार है। मुझे अभी भी 1992 में लाहौर में मिले एक आदमी की बहुत अच्छी तरह याद है। वह गलती से मुझे विदेश में पढ़ने वाला पाकिस्तानी समझ बैठा था। जाने किस वजह से वह मुझे पसंद करने लगा था। वह मुझसे अनुरोध कर रहा था कि पढ़ाई पूरी करके मैं कौम की खिदमत करने के लिए वापस लौट आऊँ। मैंने कहा कि मैं लौटूंगा, लेकिन बातचीत के दौर में मैंने जब बताया कि मैं भारत का नागरिक हूँ, तो एकदम से उसका लहजा बदल गया और अपने आप को भरकर रोकते रोकते भी उसके मुंह से निकल गया, ओ हिंदुस्तानी। मैं समझता था आप पाकिस्तानी हैं। मैंने उसे समझाने की पूरी कोशिश की कि मैं अपने आप को दक्षिण एशियाई मानता हूँ, पर वह अड़ा रहा, नहीं, तुम कभी हमारे नहीं हो सकते। तुम्हारे लोगों ने 1947 में मेरा पूरा गांव का गांव साफ कर दिया था। हम कट्टर दुश्मन हैं और हमेशा रहेंगे। यानी कि किसी के मन में उस समय के बंटवारे को लेकर मन में दुख, तकलीफ और नफरत थी, तो किसी के मन में अपने लोगों से बिछड़ने और उनसे दोबारा मिलने के लिए प्यार और जिज्ञासा थी। ऐतिहासिक मोड़ इस बंटवारे की बात करते हैं, जिसे बंटवारा या महाध्वंस यानी कि होलोकॉस्ट कहा जाना सही होगा।
अभी जो संस्मरण पेश किए गए उनसे बंटवारे के दौरान कई चौतरफा हिंसा का पता चलता है। कई लाख लोग मारे गए, न जाने कितनी औरतों का बलात्कार और अपहरण हुआ, करोड़ों उजड़ गए, रातों रात अजनबी जमीन पर रिफ्यूजी यानी कि शरणार्थी बनकर रह गए। इंसानी नुकसान का कोई सटीक हिसाब लगाना नामुमकिन है। काबिल और जानकार विद्वानों के अनुमानों में भी मरने वालों की संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख, 2 लाख से 5 लाख तक रही। शायद यह अनुमान सही है कि लगभग 1.5 करोड़ लोगों को भारत और पाकिस्तान के बीच रातों रात खड़ी कर दी गई सरहद के इस पार या उस पार जाना था। जैसे ही उन्होंने इस छाया सीमा यानी कि शैडो लाइन, दोनों राज्यों के बीच की सरहद औपचारिक आज़ादी के 2 दिन बाद तक भी अधिकृत रूप से तय नहीं की थी। सेट होकर खाई में बेघर हो गए। पलक झपकते उनके माल असबाब हाथ से जाते रहे। दोस्त रिश्तेदार पिछड़ गए। वे अपनी जड़ों, मकानों, खेतों और कारोबार से मरहूम हो गए। बचपन की यादें उनसे छीन ली गई। अपनी स्थानीय व क्षेत्रीय संस्कृतियों से वंचित ये लोग दोबारा तिनकों से अपनी ज़िंदगी खड़ी करने के लिए मजबूर हो गए। और किस तरह आप देख सकते हैं, बैलगाड़ियों में भर भर कर लोग पलायन कर रहे थे। क्या यह सिर्फ एक सामान्य विभाजन था? ये एक बड़ी दुर्घटना थी जिसने हजारों लाखों की संख्या में लोगों की जान ली। क्या यह एक महज विभाजन, एक कमोबेश व्यवस्थित संवैधानिक फैसला, आपसी रजामंदी के आधार पर इलाके और संपत्तियों का सामान्य बंटवारा भर था, या इसे 16 माह का गृह युद्ध कहा जाए? क्योंकि पाले के दोनों तरफ पूरी की पूरी आबादियों का दुश्मनों की तरह सफाया कर देने के लिए सुनियोजित कोशिशें की जा रही थी और इसके लिए संगठित गिरोह कमर कसे खड़े थे। जिंदा बच जाने वाले 1947 को अक्सर कई दूसरे शब्दों में व्यक्त करते हैं: मार्शल लॉ, मारा मारी और रौला या हुल्लड़। विभाजन के दौरान हुई हत्याओं, बलात्कार, आगजनी और लूटपाट की बात करते हुए समकालीन प्रेक्षकों और विद्वानों ने कई बार महाध्वंस यानी कि होलोकॉस्ट शब्द का प्रयोग किया। जाहिर है कि वे इस सामूहिक जनसंहार की भयानकता को रेखांकित करना चाहते थे। बहरहाल यह संज्ञाएं और शब्द सही हैं। किस तरह से ये विभाजन हुआ, यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। विभाजन के चित्र आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। विभाजन क्यों और कैसे हुआ ये जान लेना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ एक पैराग्राफ को हम पढ़ रहे हैं जिसे लखनऊ समझौता कहा गया है। दिसंबर 1916 में यह हुआ यह समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जिसे इस समय यूपी में आधारित युवा पार्टी नियंत्रित करती है, के आपसी तालमेल को दर्शाता है। इस समझौता के तहत कांग्रेस ने पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकारा। समझौते में कांग्रेस के मध्यमार्गियों, अतिवादियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया। दोस्तों, कुछ विद्वान यह मानते हैं कि देश का बंटवारा एक ऐसी सांप्रदायिक राजनीति का आखिरी बिंदु था जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में शुरू हुई। उनका तर्क अंग्रेजों द्वारा 1909 में मुसलमानों के लिए बनाए गए पृथक चुनाव क्षेत्र, जिनका 1919 में विस्तार किया गया, का सांप्रदायिक राजनीति की प्रकृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। पृथक चुनाव क्षेत्रों की वजह से मुसलमान विशेष चुनाव क्षेत्रों में अपने प्रतिनिधि चुन सकते थे। इस व्यवस्था में राजनीतिज्ञों को लालच रहता था कि वह सामुदायिक नारों का इस्तेमाल करें और अपने धार्मिक समुदायों के व्यक्तियों को नाजायज़ फ़ायदे पहुंचाएं। इस तरह से उभरती हुई आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में धार्मिक अस्मिताओं का क्रियाशील प्रयोग होने लगा। चुनावी राजनीति की इन अस्मिताओं को ज़्यादा गहरा और पक्का बनाने लगी। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अंग्रेज इस प्रकार का आधार पहले ही तैयार कर चुके थे, चाहे वह मुस्लिम लीग की स्थापना आगे देखकर करवाना हो या फिर जो सांप्रदायिक पार्टियाँ थीं उन्हें बढ़ावा देना हो। इस तरह की घटनाओं ने भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को पाटने, जो दरार है उसे और ज़्यादा बढ़ाने का काम किया
और फिर इसका परिणाम विभाजन निकला। आर्य समाज की बात करें तो 19वीं सदी के आखिरी दशकों और प्रारंभिक 20वीं शताब्दी का यह उत्तर भारतीय हिंदू सुधार आंदोलन खास तौर पर पंजाब में सक्रिय था। आर्य समाज वैदिक ज्ञान का पुनरुद्धार कर उसको विज्ञान की आधुनिक शिक्षा से जोड़ना चाहता था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में सांप्रदायिक अस्मिताएं कई अन्य कारणों से भी ज़्यादा पक्की हुई। 1920 और 1930 के दशकों में कई घटनाओं की वजह से तनाव उभरे। मुसलमानों को मस्जिद के सामने संगीत, गौरक्षा आंदोलन और आर्य समाज की शुद्धि की कोशिशें, यानी कि जो लोग मुस्लिम धर्म अपना लिए हैं, पहले हिंदू थे फिर मुस्लिम बन गए, उन लोगों को वापस हिंदू बनाना, ऐसे कारणों से सांप्रदायिकता और खतरे में थी। दूसरी ओर हिंदू 1900 के बाद तबलीग यानी कि प्रचार और तंजीम संगठन से उत्तेजित थे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों ही तरफ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही थी जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही थी। मस्जिद के सामने संगीत, इस बात पर हम बात करते हैं तो दिल्ली धार्मिक जुलूस के दौरान नमाज के वक्त मस्जिद के बाहर संगीत बजाए जाने से मुस्लिम हिंसा हो सकती थी। रूढ़िवादी मुसलमान इसे अपनी नमाज या इबादत में खलल मानते थे। यानी कि नमाज के वक्त कुछ लोग क्या बजा देते थे, म्यूज़िक बजा देते थे लाउड स्पीकर पे, तो इससे दंगे होने की ज़्यादा चांस होते थे। सांप्रदायिकता आखिर क्या है, हम इसे देखते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी वो देखते हैं। गर्म हवा फिल्म के नायक ने ठीक ही कहा, सांप्रदायिक कलह तो सन 1947 से पहले भी होती थी, लेकिन उसकी वजह से लाखों लोगों के घर कभी नहीं उजड़े। सांप्रदायिकता आखिर क्या होती है, ये जानते हैं। हमारी अस्मिता के कई पहलू होते हैं। आप बालक हैं या बालिका, आप युवा भी हैं, आप किसी गांव, शहर, जिला अथवा प्रांत के निवासी हैं, आप कुछ विशेष भाषाएं बोलते हैं, आप भारतीय हैं परंतु आप विश्व नागरिक भी हैं। परिवार की आय में फ़र्क होते ही इसलिए हम सभी किसी न किसी सामाजिक वर्ग के सदस्य हैं। हम में से अधिकांश का कोई न कोई धर्म है। हमारी ज़िंदगी में जाति भी महत्वपूर्ण हो सकती है। दूसरे शब्दों में हमारी अस्मिताओं के कई अभिलक्षण हैं, यानी कि वे जटिल होती हैं। कुछ विशेष संदर्भों में लोग अपनी जटिल अस्मिताओं के कुछ चुने हुए पहलुओं जैसे धर्म को ज़्यादा महत्वपूर्ण मान बैठते हैं, लेकिन इसे सांप्रदायिकता नहीं कहा जा सकता। सांप्रदायिकता उस राजनीति को कहा जाता है जो धार्मिक समुदायों के बीच विरोध और झगड़े पैदा करती हैं। ऐसी राजनीति धार्मिक पहचान को बुनियादी और अटल मानती है। सांप्रदायिक राजनीतिज्ञों की कोशिश रहती है कि धार्मिक पहचान को मजबूत बनाया जाए। वे इसे एक स्वाभाविक अस्मिता मानकर प्रस्तुत करते हैं। मानो लोग ऐसी पहचान लेकर पैदा हुए हैं। मानो अस्मिताएं इतिहास और समय के दौर से गुजरते हुए बदलती नहीं हैं। सांप्रदायिकता किसी भी समुदाय में एकता पैदा करने के लिए आंतरिक फ़र्कों को दबाती है, उस समुदाय की एकता पर जोर देती है और उस समुदाय को किसी न किसी अन्य समुदाय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करती है। यह कहा जा सकता है कि सांप्रदायिकता किसी चिह्नित गैर के खिलाफ घृणा की राजनीति को पोषित करती है। मुस्लिम सांप्रदायिक हिंदुओं को गैर बताकर उनका विरोध करती है और ऐसे ही हिंदू सांप्रदायिकता मुसलमानों को गैर समझकर उनके खिलाफ डटी रहती है। इस पारस्परिक घृणा से हिंसा की राजनीति को बढ़ावा मिलता है। इसका अर्थ है कि सांप्रदायिकता धार्मिक अस्मिता का विशेष तरह से राजनीतिकरण है जो धार्मिक समुदायों में झगड़े पैदा करवाने की कोशिश करता है। किसी भी बहुधार्मिक देश में धार्मिक राष्ट्रवाद शब्दों का अर्थ भी सांप्रदायिकता के करीब करीब हो सकता है। ऐसे देश में अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक समुदाय को राष्ट्र मानता है तो वह विरोध और झगड़ों के बीच बो रहा है।
दोस्तों 1937 में प्रांतीय चुनाव और कांग्रेस मंत्रालय की हम यहाँ पर बात करते हैं। मुस्लिम लीग के विषय में जान लीजिए, क्योंकि जब विभाजन की बात करती है तो पृथक पाकिस्तान की मांग में सबसे बड़ा जो पार्टी थी वो मुस्लिम लीग थी। मुस्लिम लीग को 1906 में ढाका में शुरू किया गया था। जल्द ही लीग यूपी के विशेषकर अलीगढ़ के मुस्लिम संभ्रांत वर्ग के प्रभाव में आ गई। 1940 के दशक में पार्टी भारतीय महाद्वीप के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की स्वायत्तता या फिर पाकिस्तान की मांग करने लगी। इसे पढ़ते हैं अब। प्रांतीय संसदों के गठन के लिए 1937 में पहली बार चुनाव कराए गए। इन चुनावों में मताधिकार केवल 10 से 12% लोगों के पास था। इन चुनावों में कांग्रेस के परिणाम अच्छे रहे। उसने 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और 7 में अपनी सरकारें बनाई, यानी कि 2 में अन्य लोगों के साथ मिलकर ज्वाइंट सरकार बनाई। मुसलमानों के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, परंतु मुस्लिम लीग भी इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा नहीं कर पाई। उसे इस चुनाव में संपूर्ण मुस्लिम वोट का केवल 4.4% ही हिस्सा मिल पाया। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में उसे एक सीट भी नहीं मिली। पंजाब की 84 आरक्षित सीटों में उसे सिर्फ 2 प्राप्त हुई और सिंध में 33 में से सिर्फ 3 प्राप्त हुई। संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान के उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु यहाँ कांग्रेस का संपूर्ण बहुमत था, इसलिए उसने लीग की इस मांग को ठुकरा दिया। कुछ विद्वानों का तर्क है कि इससे लीग के सदस्यों के दिलों में यह बात घर कर गई, अगर भारत अविभाजित रहा तो मुसलमानों के हाथ में राजनीतिक सत्ता नहीं आ पाएगी, क्योंकि वे अल्पसंख्यक हैं। ऐसी समझ के पीछे लीग की यह मान्यता थी कि मुस्लिम हितों का प्रतिनिधित्व एक मुस्लिम पार्टी ही कर सकती है और कांग्रेस एक हिंदू दल है। परंतु जिन्ना की जिद की लीग को मुसलमानों का एकमात्र प्रवक्ता माना जाए, उस समय बहुत कम लोगों को मंजूर थी। लीग संयुक्त प्रांत बम्बई और मद्रास में लोकप्रिय थी, परंतु अभी भी उसका सामाजिक आधार बंगाल में काफ़ी कमज़ोर था और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत एवं पंजाब में ना के बराबर था। सिंध में भी लीग सरकार नहीं बना पाई थी और केवल 10 साल बाद ही इन प्रांतों से पाकिस्तान बनाया गया। इसलिए इस काल से लीग ने सामाजिक समर्थन की अपनी कोशिशें दोहरी कर दी। कांग्रेस मंत्रालयों ने भी इस खाई को और गहरा कर दिया। संयुक्त प्रांत में पार्टी ने गठबंधन सरकार बनाने के बारे में मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग जमींदारी प्रथा का समर्थन करती प्रतीत होती थी, जबकि कांग्रेस उसको खत्म करना चाहती थी। यद्यपि कांग्रेस ने अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया था, न ही कांग्रेस को अपने मुस्लिम जनसंपर्क कार्यक्रम में कोई खास सफलता मिल पाई थी। इस प्रकार कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष और रेडिकल बयानों से रूढ़िवादी मुसलमानों और मुसलमान भूस्वामी तो चिंता में पड़ ही गए थे। कांग्रेस मुसलमानों को भी अपनी ओर आकर्षित करने में सफल नहीं हो पाई। हिंदू महासभा की बात करें तो इसकी स्थापना 1915 में हुई थी। यह एक हिंदू पार्टी थी जो कमोवेश उत्तर भारत तक सीमित रही। यह पार्टी हिंदुओं के बीच जाति एवं संप्रदाय के फर्कों को खत्म कर हिंदू समाज में एकता पैदा करने की कोशिश करती थी। हिंदू महासभा हिंदू अस्मिता को मुस्लिम अस्मिता के विरोध में परिभाषित करने का प्रयास करती थी। दोस्तों 30 के दशक के आखिरी सालों में कांग्रेस के बड़े धर्मनिरपेक्ष नेता पहले से भी ज़्यादा जोर देने लगे थे, मगर कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक या कांग्रेस के मंत्री भी इन विचारों पर पूरी तरह सहमत नहीं थे। मौलाना आज़ाद ने 1937 में यह सवाल उठाया कि कांग्रेस के सदस्यों को लीग में शामिल होने की छूट तो नहीं है, लेकिन उन्हें हिंदू महासभा में शामिल होने से नहीं रोका जाता है। उनके मुताबिक कम से कम मध्य प्रांत यानी कि वर्तमान मध्य प्रदेश में यह स्थिति थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने दिसंबर 1938 में जाकर यह ऐलान किया कि कांग्रेस के सदस्य हिंदू महासभा के सदस्य नहीं हो सकते। प्रसंगवश
यह वही समय था जब हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की ताकत बढ़ती जा रही थी। 30 के दशक में ही RSS नागपुर से बढ़ते हुए संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और देश के अन्य भागों तक फैल गया था। 1940 तक RSS के पास हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा के प्रति समर्पित अत्यंत अनुशासित 1 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता थे। उनका विश्वास था कि भारत केवल हिंदुओं का देश है। यहाँ यूनियनिस्ट पार्टी की बात करें तो पंजाब में हिंदू, मुस्लिम और सिख भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली राजनीतिक पार्टी। यह पार्टी 1923 से 1947 के बीच काफ़ी ताकतवर थी। यहाँ पर आप पार्टी और उनके क्षेत्र लिख सकते हैं। बाद में आप नेताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर उनके विषय में भी लिख सकते हैं कि किन्होंने इनकी स्थापना की। महासंघ या परिसंघ की बात करें तो आधुनिक राजनीतिक शब्दावली में इसका अर्थ है काफ़ी हद तक स्वायत्त और संप्रभु राज्यों का संघ जिनकी केंद्रीय सरकार के पास केवल सीमित शक्तियां होती हैं। पाकिस्तान का प्रस्ताव की बात करें तो पाकिस्तान का प्रस्ताव कैसे आया ये जानते हैं। उससे पहले पाकिस्तान का नामकरण कैसे हुआ ये देख लीजिए। पाकिस्तान अथवा पाकिस्तान यानी कि पंजाब से पा लिया, अफगान से आ लिया, कश्मीर से का लिया, सिंध से सा लिया और बलूचिस्तान से स्तान लिया। इस तरह से इसका नाम हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान नाम कैम्ब्रिज के एक पंजाबी मुसलमान छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 और 1935 में लिखित 2 पर्चों में गढ़ा। रहमत अली इस नई इकाई के लिए अलग राष्ट्रीय हैसियत चाहता था। 1930 के दशक में किसी ने रहमत अली की बात को गंभीरता से नहीं लिया। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग और अन्य मुस्लिम नेताओं ने भी उसके इस विचार को केवल एक छात्र का स्वप्न समझकर खारिज कर दिया। अब यहाँ पर पढ़ते हैं पाकिस्तान का प्रस्ताव किस तरह आता है। पाकिस्तान की स्थापना की मांग धीरे धीरे ठोस रूप ले रही थी। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव पेश किया। इस अस्पष्ट से प्रस्ताव में कहीं भी विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था, बल्कि इस प्रस्ताव को लिखने वाले पंजाब के प्रधानमंत्री और यूनियनिस्ट पार्टी के नेता सिकंदर हयात खान ने 1 मार्च 1941 को पंजाब असेंबली को संबोधित करते हुए ऐलान किया था कि वह ऐसे पाकिस्तान अवधारणा का विरोध करते हैं जिसमें यहाँ मुस्लिम राज और बाकी जगह हिंदू राज होगा। अगर पाकिस्तान का मतलब यह है कि पंजाब में खालिस मुस्लिम राज कायम होने वाला है तो मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने संघीय इकाइयों के लिए उल्लेखनीय स्वायत्तता के आधार पर एक ढीले ढाले संयुक्त महासंघ के समर्थन में अपने विचारों को फिर दोहराया। कुछ लोगों का मानना है कि पाकिस्तान के गठन की मांग उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल से शुरू होती है, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था। 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने एक उत्तर पश्चिम भारतीय मुस्लिम राज्य की ज़रूरत पर जोर दिया था, मगर उस भाषण में इकबाल एक नए देश के उदय पर नहीं बल्कि एक पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिम बहुल इलाकों को एकीकृत शिथिल भारतीय संघ के भीतर एक स्वायत्त इकाई की स्थापना पर जोर दे रहे थे। विभाजन किस तरह अचानक हो गया यहाँ पर देखते हैं, लेकिन उससे यहाँ पर ये पढ़ते हैं कि मुस्लिम लीग का 1940 में क्या प्रस्ताव था। उन्होंने मांग रखी कि भौगोलिक दृष्टि से सटी हुई इकाइयों के क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया जाए, जिन्हें बनाने में ज़रूरत के हिसाब से इलाकों का फिर से ऐसा समायोजन किया जाए कि हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों जैसे जिन हिस्सों में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है उन्हें इकट्ठा करके स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए, जिनमें शामिल इकाइयाँ स्वाधीन और स्वायत्त होंगी। विभाजन किस तरह अचानक हुआ ये हम जानते हैं। यहाँ पर यह पहले से ही एक लंबी प्रक्रिया थी और 1947 में ये पूरी होती है। युद्धोत्तर घटनाक्रम के समय पर हम देखते हैं कि किस तरह से
कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में लड़ती है। और हम यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रवादी मुसलमानों का एक बड़ा तबका कांग्रेस का समर्थन कर रहा था। कांग्रेस जो विभाजन के विरोध में फैसला ले रही थी, और उनमें इन वार्ताओं में प्रतिनिधिमंडल के तौर पर मौलाना आज़ाद जैसे नेता थे जो कि भारत की एकता पर बात करते थे। यहाँ पर आप एक तस्वीर में देख सकते हैं, वायसराय से मिलने से पहले 1939 की यह तस्वीर है। नवंबर 1939 में वायसराय के साथ बैठक से पहले महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना को आप देख सकते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी पूरी कोशिश करते रहे कि ये भाई साहब मान जाए, कि पाकिस्तान ना बने, लेकिन जिन्ना भाई साहब अपनी अकड़ में अकड़ गए थे। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य सीटों में कांग्रेस को एक तरफा सफलता मिली। 91.3% गैर मुस्लिम वोट कांग्रेस के खाते में गए। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भी ऐसी ही बेजोड़ सफलता मिली। मध्य प्रांत में उसने सभी 30 आरक्षित सीटें जीती और मुस्लिम वोटों से 86.6% उसके उम्मीदवारों को मिले। सभी प्रांतों की कुल 509 आरक्षित सीटों में से 442 मुस्लिम लीग के पास गई। इसका मतलब है कि 1946 में जाकर ही मुस्लिम लीग खुद को मुस्लिम मतदाताओं के बीच सबसे प्रभावशाली पार्टी के रूप में स्थापित कर पाई। अब इसके बाद की जो कहानी है उसके लिए हम अगले पार्ट में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मेरी एनर्जी जो है वो डाउन हो रही है, और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी प्रकार से कमज़ोरी के साथ आपको एक चैप्टर सुनाने की कोशिश करूं, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूं तो फिर आपका मोह भंग होगा, और मैं नहीं चाहता कि आप एनसीईआरटी जैसे ऑथेंटिक चीज़ों के ज़रिए पढ़ना बंद करें, क्योंकि जब आप ऐसा पढ़ेंगे इन चीज़ों के ज़रिए तो आपकी पढ़ाई और बेहतर होगी। तो दोस्तों, फिर मैं अपने अगले वीडियो में आपको यहाँ से आगे की कहानी सुनाऊँगा। मिलेंगे फिर। जय हिंद।